हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया से और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम लोग कवर करें इंटीग्रेशन, और हम लोग अभी तक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की सारी एक्सरसाइज अब कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बाय पार्ट्स मेथड, स्पेशल इंटीग्रल, ये सब अलग अलग एक्सरसाइज में सारा कवर किया। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो एक्सरसाइज 7.1 से 7.7 जिसके जो कि इनडेफिनेट के हैं उसका नीचे लिंक दिया हुआ है। अब हम लोग एक और नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म होता है, अब वी विल स्टार्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अब क्या फर्क होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, क्या चीजें कवर होती हैं, और क्या ऐसा अलग है जो कि इनडेफिनेट में नहीं था, जो कि हम डेफिनेट में करेंगे, वो सीखेंगे। तो इस लेक्चर से मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बाद आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके 7.8, 7.9 और 7.10 तीन डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज तीनों कवर कर पाओगे। तो उसके पहले जो हम लोग इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं वो हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है, क्या फर्क होता है, इनडेफिनेट से क्या फर्क होता है, और हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कहूंगा डेफिनेट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव में इससे जरूर आते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोथ बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और फिर हम लोग न्यू एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 25 टू 34 कवर करेंगे, जिसके बाद आपका 7.8, 7.9 और 7.10 ये तीनों एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, और आप उन तीनों को अटेम्प्ट कर सकते हो, या आगे मेरे लेक्चर में जो कवर होगा उससे आप देख के वो एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आज हम लोग एक बेसिकली कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है। देखिए, अभी तक हमने जो समझा है इनडेफिनेट में, हमने ये पढ़ा कि अगर किसी इंटीग्रेशन को आप जब इंटीग्रेट करते हो, किसी को ये दिया है, इसका एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेट करते हो, तो जैसे ये आ जाएगा, और आप साथ में एक प्लस सी लगाते हो, जिसे कहते हैं कांस्टेंट। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि चाहे ये एक्स क्यूब प्लस 3 होता है, यहाँ पे 10 होता है, या 20 होता है, 30 होता है, सबका अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो यही आता है। अब इनडेफिनिट से डेफिनेट में जब हम मूव करते हैं तो सबसे बड़ा फर्क होता है, हम लोग यहां पे कुछ वैल्यू ले लेते हैं। मतलब मैं इस सी का कॉन्सेप्ट खत्म कर देता हूं। अगर मैं इसे लिख रहा हूं 1 से 2 एक्स क्यूब डी एक्स, इसका मतलब यह है मेरा ये इंटीग्रल x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में जा रही है, इसके अलावा नहीं जा रही है। तो बेसिकली ये क्या होता है, अगर आप कोई, जैसे मान लो मैंने कहा एक्स स्क्वायर डी एक्स, मान लो आपका इंटीग्रल होता है, ठीक है। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर जो होता है एक पैराबोला होता है। मान लीजिए क्या कहते हैं, पैराबोला जो है वो इस तरह से एक पैराबोला बन रहा है, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो नहीं निकाल सकता, क्यों? क्योंकि इसका इनडेफिनेट जा रहा है, मुझे नहीं पता कहां से कहां तक जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को रिस्ट्रिक्ट कर दूं, अगर मैं कहूं इंटीग्रेशन ऑफ 3 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर, या मैंने कह दिया इसमें एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये जीरो हो रहा है 2 पे, ठीक है। तो आपका इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू 2 पे ये पैराबोला इस तरह से बन रहा है। तो अगर मैं कह रहा हूं 3 से 4, तो मान लो यहां पे कहीं पे 3 होगा, यहां पे 4 होगा, तो इसके बीच का ये जो एरिया है ये हम लोग कवर करते हैं। तो खैर हमें इन सब में नहीं जाना, ये सारी चीजें आपको नहीं ध्यान देनी। मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, डेफिनेट में क्या होता है, आपके ये लिमिट्स होती हैं, इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। चलो समझते हैं पहले क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय ए से बी एफ एक्स डी एक्स, एनसीईआरटी में दिया हुआ ये, वेयर ए इज कॉल्ड द लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल एंड बी इज कॉल्ड द अपर लिमिट। तो सबसे बड़ा फर्क इनडेफिनेट और डेफिनेट में होता है यहां पे इन नंबर्स का। अगर ये नंबर दिए हुए इट मींस ये आपका डेफिनेट है, और अगर ये नहीं दिए हुए तो इनडेफिनेट है। अब ये तो समझ में आ गया कि पहचानेंगे कैसे। अगली चीज, अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुझे कैलकुलेट करना है -1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहले जैसे आप इंटीग्रेट, आप ये भूल जाओ ये है, आपको कोई मतलब नहीं है इससे। आप पहले जैसे इंटीग्रेशन सीखे, जिस मेथड से सीखी है उससे आप पहले इंटीग्रेट कर दीजिए क्वेश्चन को। तो आपने क्या किया, इसे इंटीग्रेट किया तो आपका आया एक्स क्यूब बाई 3। यही होता, बस फर्क क्या होता है, इनडेफिनेट में आगे प्लस सी कर देता, उसकी जगह मैंने यहां पे लिमिट पुट कर दी है ऐसे, ठीक है। इस ब्रैकेट के बाहर ये देखो इंटीग्रेशन का साइन हटा के मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, और बाहर जिस लिमिट में जा रहा है वो पुट कर दिया।
अब मुझे इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है बेटा, जो भी आप कोई भी मेथड लगाओ, जैसे मैंने कहा था इनडेफिनेट में अगर आप मेथड अलग अलग लगाएंगे तो आपके आंसर अलग अलग आएंगे। इनडेफिनेट में आप कोई भी मेथड लगाओगे आपका आंसर जो है वो सेम आएगा, बिकॉज इट विल बी ए सिंगल नंबर, कोई वैल्यू निकल के आएगी। तो इनडेफिनेट में ये प्लस सी का कॉन्सेप्ट ये सब हट जाता है, एक वैल्यू निकल के आती है। वो वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर मान लीजिए आपका इंटीग्रेशन है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, और इसे इंटीग्रेट करके मेरा आता है एफ ऑफ एक्स, और ये है ए से बी, तो पहले आप ये अपर लिमिट एक्स की जगह डालो विच विल बी एफ ऑफ बी माइनस बाय डिफॉल्ट माइनस, और फिर आप ये लोअर लिमिट डाल दो, तो जो भी आंसर आएगा डेट विल बी योर वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो सेम लॉजिक से अगर मैं ऐसे करूं तो पहले मैंने डाला 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस माइनस 1 क्यूब अपॉन 3, इसे मैंने सॉल्व किया, ये हुआ 8/3 माइनस माइनस 1 का क्यूब क्या होगा -1, तो 1/3 सॉल्व करके आपका आया 9/3, जिसका आंसर आ गया 3। तो ना कोई प्लस सी लिखा, आपने सीधे कह दिया ये इसका आंसर हुआ। तो एवरी डेफिनेट इंटीग्रल विल हैव ए पर्टिकुलर वैल्यू विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मेथड यूज, मतलब आपका कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल नॉट डिपेंड ऑन मेथड यूज। जैसे मैंने आपको इनडेफिनेट में अलग अलग मेथड सिखाए थे, अगर उन्हीं इनडेफिनेट क्वेश्चन में वो डेफिनेट होता तो मेथड से जो हमारा आंसर आता था उसमें जब वैल्यू डाली जाती लिमिट्स की तो जो आंसर आता वो एक फिक्स्ड वैल्यू आती। तो देखते हैं यही चीज लिखी हुई है इन्होंने। Then let f be the continuous function defined on the closed interval a to b, ठीक है। Then f is an कैपिटल F क्या हुआ, इसका एंटी डेरिवेटिव होगा। तो मैं कहता हूं अगर a से b एफ एक्स डी एक्स मुझे निकालना है तो मैंने इंटीग्रेट करके अगर एक कैपिटल एफ एक्स हुआ, आपने वैल्यू डाली, इट विल बी एफ बी माइनस एफ ए। तो आपका ये मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है और हाउ टू कैलकुलेट डेफिनेट इंटीग्रल। तो इन a से b एफ एक्स डी एक्स द फंक्शन f नीड टू बी वेल डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूअस इन a टू b। फॉर इंस्टेंस अगर मान लो आप एक इक्वेशन लेते हो -2 से 3 और मैं लेता हूं x रूट एक्स स्क्वायर -1, तो ये आपकी नेगेटिव के लिए -2 से 3 के बीच में ये वाला पार्ट डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए इसमें -2 डालते हैं तो आपका ये तो ठीक है 4 -1 आ गया, ठीक है, -1 डालते हैं 1 -1 0, तो इज इरोनियस इन द फंक्शन दिस। -1 से 1 के बीच में डिफाइन नहीं, आप मान लो डाल दो 0 का स्क्वायर क्या होगा -1, अब रूट का तो रूट नेगेटिव होता ही नहीं है, तो ये चीज हमें चेक नहीं करनी होती है, हमें जो क्वेश्चन दिए होते हैं, लेकिन हाँ एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, लेकिन वैसे हमें जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो आपके डिफाइन होते हैं, आपको उसे इंटीग्रेट करना होता है। ये हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा दूसरी चीज, अगर मान लो आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हो, आप अगर वेरिएबल चेंज कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो ये क्वेश्चन दिया, ठीक है। अब आपको ध्यान होगा क्योंकि ये रूट में अभी मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा x+2 को t लूंगा, और अच्छा इसकी वैल्यू दी है 1 से लेके 3 या 0 से लेके 3। अब मैंने कहा x+2 जो है इसे मैंने ले लिया t, तो आपका डेरिवेटिव dx जो है वो तो हुआ dt, ठीक है। अब आपने क्या किया, देखो पहला ऑप्शन क्या है, आपने यहां पे x+2 की जगह डाल दिया √t, x की जगह डाला आपने t-2। अब आप इसे पूरा इंटीग्रेट कर गए, ठीक है, आपने लिमिट नहीं लिखी, ठीक है, आपने इंटीग्रेट किया तो आपका आएगा t की पावर 3/2 -2 √t dt, दोनों में t की पावर 3/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका t की पावर 5/2 अपॉन 5/2, तो इसे मैं लिख सकता हूं 2/5 t की पावर 5/2 -2 t की पावर 3/2 इंटू 2/3, तो ये 4/3 हो जाएगा। अब आप देखो यहां पे आपने अभी लिमिट नहीं डाली, अब आप वापस t की वैल्यू को डालिएगा x+2 और फिर लिमिट डालिएगा, एक ऑप्शन तो ये है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, जब तक आप इसे वेरिएबल को वापस डालोगे फिर लिमिट डालोगे तो ये थोड़ा लेंथी हो जाता है। इसी की जगह अगर मैं क्या करूं, मैंने जब ये पुट किया, ठीक है, तो मैंने साथ की साथ मैंने अपनी लिमिट को भी चेंज कर दिया डिपेंडिंग जो मैंने टी लिया है। अब लिमिट को चेंज कैसे करेंगे, आपने क्या किया यहां पे बच्चों, जब आपका x0, आपने कहा व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 है तो अगर आपका x+2 t है तो t क्या आएगा 0 + 2,
तो टी आ गया 2, तो आपने कह दिया जब x 0 है तो टी हुआ 2, तो मेरी लोअर लिमिट चेंज होगी। सेम लॉजिक से जब x मेरा 3 होगा तो 3 + 2 क्या होगा 5, तो आपने कह दिया जब x 3 है तो t मेरा हो जाएगा 5, तो मेरी लिमिट क्या हो गई 2 से लेके 5। अब इसके बाद जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका क्वेश्चन ये है, आपको वापस कोई सब्स्टिट्यूट बैक नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि आप इसमें जब वैल्यू डालोगे टी की जगह तो आपकी सेम वैल्यू आएगी जो कि इधर आती विदाउट सब्स्टिट्यूशन। तो यही दो चीजें हैं। तो डेफिनेट बाय इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, देखो कह रहे इन्होंने कहा टू इवैल्यूएट ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये एनसीईआरटी में स्टेप दिए हुए हैं। कंसिडर द इंटीग्रल विदाउट लिमिट एंड सब्स्टिट्यूट, जो भी सब्स्टिट्यूट करना है। इंटीग्रेट द न्यू इंटीग्रेंट, जो भी नया आया उसे इंटीग्रेट करिए विद रिस्पेक्ट टू न्यू वेरिएबल विदाउट मेंशनिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें आप प्लस सी मत करिएगा, आपने इंटीग्रेट कर दिया। रीसब्स्टिट्यूट फॉर द न्यू वेरिएबल, अब आप न्यू वेरिएबल को वापस सब्स्टिट्यूट कर दो एंड राइट द आंसर इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल, फिर आपने ये जो वैल्यूज है उसे डाल दो। तो ये तो हो गया, जो मैंने आपको पहला मेथड डिस्कस किया था। अब ये कहते हैं नोट इन ऑर्डर टू क्विकन दिस मेथड, आपको जब टाइम बचाना है, जब कैलकुलेशन तेज करनी है, तो आफ्टर परफॉर्मिंग स्टेप 1 and 2 देयर इज नो नीड ऑफ स्टेप 3, हियर द इंटीग्रल विल बी केप्ट इन द न्यू वेरिएबल इटसेल्फ, और लिमिट्स जो है हम अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो आप जब लिमिट चेंज करोगे तो आपका न्यू जो वेरिएबल है उसी में मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब हम लोग करेंगे एग्जांपल 25, 26 एंड 27 बेस्ड ऑन न्यू एनसीईआरटी, जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अच्छा, और मैं जितने क्वेश्चन बेटा सब्स्टिट्यूशन से करूंगा आई विल डू बाय मेथड 2, क्योंकि टाइम बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई पेपर हो। तो आई विल अप्रोच फ्रॉम मेथड 2, जिसमें मैं लिमिट साथ के साथ आपको चेंज करके दिखाऊंगा। तो चलो, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बहुत सिंपल सा है। आपने इंटीग्रेट किया एक्स स्क्वायर को 2 से लेके 3, तो आपका आया एक्स क्यूब अपॉन 3, वैल्यू डाली तो 3 का क्यूब अपॉन 3, पहले ये वाली वैल्यू डाली, ये डाली, माइनस का साइन, और फिर ये डालेंगे 2, तो माइनस का साइन 2 क्यूब अपॉन 3, तो ये आपका हुआ 27/3 माइनस 8/3 विच विल बी इक्वल टू 19/3। तो आपका आंसर सीधा आ जाएगा 19/3। तो आपने कहा 3 का क्यूब हुआ 27/3 माइनस 8/3, इसे डिवाइड करने के लिए सीधे जब डिनोमिनेटर कॉमन है 3, 8 माइनस 27 हो गया 19/3। सो दिस इज योर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ 25th। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट आपको दिया हुआ है 4 से लेके 9 रूट एक्स डी एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो, ये क्वेश्चन में मुझे x 3/2 का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, करेक्ट, तो हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, डेट विल बी वेरी इजी। तो हमने क्या किया, 30 माइनस एक्स 3/2 को मैंने लिया t का डेरिवेटिव 0 माइनस 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 होगा 1/2 dx इज इक्वल टू dt, या फिर x की पावर 1/2 क्या हुआ, रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2/3 dt। ये तो क्लियर है। अब हम लोग दूसरी चीज, जब भी हमारा डेफिनेट है हमें लिमिट चेंज करनी है, ठीक है। तो मैंने कहा व्हेन x इज इक्वल टू 4, जब आपका x 4 है, आपने कहा 30 माइनस 4 3/2 इज इक्वल टू t, सॉल्व किया, यह 2 स्क्वायर इंटू 3/2, ये कट गया, 2 का क्यूब क्या हुआ 8, 30 माइनस 2 क्या हुआ, 30 माइनस 8 क्या हुआ 22, तो आपका t जो है वो 22 आ गया। यहां से आपने कह दिया t आपका 22 हुआ, ये तो हो गया पहला। अच्छा, अब जब x आपका क्या है 9, दूसरा ले लेते हैं आप। व्हेन x इज इक्वल टू 9, तो 30 माइनस x क्या हुआ 9, 3/2 विल बी इक्वल टू t, 9 को लिखा 3 स्क्वायर, तो 30 माइनस 3 2 इंटू 3, ये हुआ, ये तो कट गया, 3 का क्यूब क्या हुआ 27,
तो टी की वैल्यू आ गई 3। तो इसका मतलब मेरा टी जाएगा, लोअर लिमिट हुई 22 और अपर लिमिट हुई 3। तो मैंने अब यहां पर सब कुछ चेंज करके अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाया। i इज इक्वल टू 22 से 3, dx की जगह क्या आएगा आपका, -2/3 dt, -2/3 बाहर dt अपॉन नीचे 30 माइनस एक्स 3/2 को आपने पूरे को t डाला तो इट विल बी टी स्क्वायर। अब मुझे इसे देखो, अब फायदा क्या हुआ, मैंने सीधे कैलकुलेट करना है, मेरी सारे पीछे की मैंने चीजें भूल गया। मैंने कहा 22 से 3 टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, i इज इक्वल टू -2/3 टी की पावर -1 अपॉन -1। अब ये जो माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा और इसे मैं लिख दूंगा 1/t। तो मेरा ये क्या हो गया अब इवेंचुअली, अच्छा लिमिट तो साथ में लिखते रहो, 22 से 3 अभी बाद में डालेंगे, 2/3 इंटू 1/t 22 से 3। अब मैंने क्या किया, इसमें लिमिट डाल के सॉल्व कर दिया इसे। 2/3 बाद पहले क्या लगेगा, अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है आपकी 3, तो नीचे आएगा 3 माइनस 1/22, तो 1/3 माइनस 1/22, एलसीएम लिया कितना आया 66, 22 इधर -3 आपका आएगा 19/66, इसे काट दिया तो आपका आई आ गया 19/99। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन 25 सेकेंड पार्ट। आई होप ये क्लियर है। चलिए अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। देखिए अब थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन इंटीग्रल 1 से 2 x dx अपॉन x + 1 x + 2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन मेरा बन रहा है पार्शियल फ्रैक्शन का, ठीक है ना। आपने पार्शियल फ्रैक्शन करा था जिसमें 2 लीनियर फैक्टर नीचे दिए हुए हैं, तो आप उसे स्प्लिट करके कर सकते हो। इसके अलावा एक ऑप्शन और है, दैट इज स्पेशल इंटीग्रल, जिसमें आप इसे मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाओ, फिर उसके बाद न्यूमरेटर इज इक्वल टू a d/dx और डिनोमिनेटर +b। बट क्योंकि जैसा मैंने आपको लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट इज वेरी लेंथी, जब मुझे डायरेक्टली दिख रहा है तो मैं क्या लिखूंगा इसे, x अपॉन x + 1 x + 2 इज इक्वल टू a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x + 2। ठीक है, एलसीएम लिया, ये रहेगा आपका x अपॉन x + 1 इंटू x + 2 इज इक्वल टू a x + 2 प्लस b x + 1 अपॉन नीचे आप कहोगे x + 1 इंटू x + 2। ये कट गया तो आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू a x + 2 प्लस b x + 1। ठीक है, अब आपको इससे a और b निकालना है। a और b निकालने के लिए आपने सबसे पहले क्या किया, पुट x इज इक्वल टू -2। जब आपने -2 डाला तो आपका ये वाला जो पार्ट है ये 0 हो जाएगा, आपका b निकल आएगा। तो आपने जब -2 डाला तो -2 इज इक्वल टू b -2 + 1। एक बार आपने डाला पुट x इज इक्वल टू -1, जब आपने -1 डाला तो आपका ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, इससे वैल्यू निकलेगी a की। तब आपने कहा यहां पे -1 इज इक्वल टू a -1 + 2। क्या तो क्लियर है। तो -2 इज इक्वल टू b इंटू -1, माइनस से माइनस कटा, b की वैल्यू आ गई 2। a को यहां पे -1 इज इक्वल टू a इंटू 1, तो a की वैल्यू मेरी आ जाएगी -1। सीधे मैंने इधर क्वेश्चन में पुट किया, तो अगर ये इंटीग्रेशन है 1 से 2 तो आपका जो i है, या मैं इधर एक बार लिख देता हूं, 1 से 2 x dx अपॉन x + 1 इंटू x + 2 विल बी इक्वल टू 1 से 2 a में क्या होगा, -1 dx अपॉन x + 1 प्लस 1 से 2 b में क्या होगा, 2 dx अपॉन x + 2। यही है, देखो a की जगह -1 डाल दिया, -1 अपॉन x + 1, b की जगह 2 डाल दिया, 2 dx अपॉन x + 2। अब इसे इंटीग्रेट करना है, इधर तो i लिख देते हैं, ये इंटीग्रेट को माइनस बाहर लिया, 1 से 2 इट विल बी लॉग
एक्स प्लस वन डायरेक्टली, प्लस 1 से 2 लॉग एक्स प्लस 2, बाहर आपका 2 आ गया ये वाला, ठीक है। ये जो 2 है, ये जो कांस्टेंट था, इसे बाहर लिख दिया तो ये आ गया लॉग एक्स प्लस 2। अब आप चाहे तो पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगा लो या पहले आप कैलकुलेट कर लो फिर लगा लेना। तो हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू माइनस बाहर, पहले मैं डालूंगा इसमें 2, देखिए अब डेफिनेट में पहले मैंने डाला ये 2, तो log 2 प्लस 1 विल बी log 3, तो पहले तो मैं लिख देता हूं log 3 माइनस, अब मैं डालूंगा 1, तो अगर आप 1 डालोगे इसमें तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2, तो माइनस log 2 आ जाएगा। आई होप ये स्टेप क्लियर है। पहले ऊपर वाली लिमिट फिर नीचे वाली लिमिट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इस पे, 2 तो बाहर है ही, 1 से 2, ये हटा दो 1 से 2 क्योंकि डाल रहे हैं वैल्यू, तो आपने अब इसे 2 डाला यहां पे, ये वाला 2 इधर डलेगा, तो 2 प्लस 2 विल बी 4, और जब 1 डालोगे तो 2 प्लस 1 विल बी 3, तो ये आ जाएगा आपका log 4 माइनस log 3। इसे खोलते हैं, माइनस log 3 प्लस log 2 प्लस 2 log 4 माइनस 2 log 3। अब देखिए, अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है जहां तक मैक्सिमम हो सके। आपको सबसे पहले दिख रहा है ये और ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो मैंने इसे लिख दिया माइनस 3 log 3, क्योंकि आगे का 2 और 1 ऐड हो जाएंगे, log 3 एज इट इज रहा। ऐसे ही होता है जैसे आपका एक दिया हुआ है x और एक दिया हुआ है माइनस एक्स और माइनस 2x, ये x का काम कर रहा है, तो log 3 तो सेम रहा, माइनस 2 माइनस 1 हो गया माइनस log 3, प्लस log 2, प्लस 4 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर, तो दिस विल बी 4 log 2। मैं क्लैरिटी के लिए बता देता हूं, ये मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, ये 2 जब आगे गया इधर तो 2 इंटू 2 4 log 2 हो गया। तो अब ये आपका हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस 3 log 3 प्लस log 2, और 4 प्लस 1 विल बी 5 log 2। अब अगर मैं ये पावर हटा दूं तो मेरा ये log a और log b में बन सकता है, ठीक है। तो मैंने इसे लिखा i इज इक्वल टू log माइनस log 3 की पावर 3 प्लस log 2 टू दी पावर 5, विच विल बी माइनस log 27 प्लस log 32। log a माइनस log b, ये log या ऐसा लिख दो पहले क्लैरिटी के लिए, log 32 माइनस log 27, तो log a माइनस log b को मैं लिख सकता हूं log a बाई b, तो आपका आंसर आ जाएगा log 32 बाई 27। तो दिस विल बी योर आंसर फॉर एग्जाम्पल 25 थर्ड पार्ट। देखो इसमें ये पूरा का पूरा मैंने लॉग की प्रॉपर्टीज लगाई और कुछ नहीं किया बेटा। मेरा आंसर आप देखो छोड़ने को यहां पे भी छोड़ सकते थे, लेकिन आई विल सजेस्ट जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई हमेशा जरूर करिए, खासकर डेफिनेट इंटीग्रेशन में। अब चलते हैं 25th के फोर्थ पार्ट पे। 25th का फोर्थ पार्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री का है, साइन और कॉस दिया हुआ है, मुझे दिख रहा है साफ साफ सब्स्टिट्यूशन तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि डायरेक्टली नहीं हो सकता। आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा है साइन की पावर 3 दी और कॉस डायरेक्टली दिया है, तो आपने सीधे किया लेट साइन 2t इज इक्वल टू एक्स, डेरिवेटिव लिया तो 2 cos 2t dx इज इक्वल टू dt, t में है ना, इज इक्वल टू dx, यहां पे मैं t को x में रिप्लेस कर रहा हूं। अब देखो बेटा ये आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब बात आती है लिमिट की। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, जैसे मैंने पहले बताया, या तो आप लिमिट को मत लो, ठीक है, आप पहले इसे इंटीग्रेट कर दो। आप क्या करो, साइन 2t को डाल दो एक्स क्यूब, कॉस 2t dt को डाल दो dx अपॉन 2, एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करके और फिर वापस वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करके और फिर लिमिट डालो। या तो पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं लिमिट को साथ में चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो हमारे को दो तरीके हैं, मैं आपको इस क्वेश्चन में दोनों तरीके करके दिखा रहा हूं, लेकिन इसके आगे आई विल सजेस्ट खाली लिमिट चेंज करने वाला। तो पहले मेथड 1 कर लेते हैं, जहां पे मैंने लिमिट को छोड़ दिया। देखो साइन 2t को मैंने डाला एक्स क्यूब, कॉस 2t dt की जगह आएगा आपका dx, और ये 2 जो है नीचे चला जाएगा, तो इट विल बी एक्स क्यूब dx 1/2 बाहर। अब आपने इसे सीधे इंटीग्रेट किया 1/2 x टू दी पावर 4 अपॉन 4, ठीक है। अब आपने इसे क्या किया, x की वैल्यू को डाल दिया वापस, तो 1/2, अब आपने लिमिट डाली साथ में 0 से पाई बाय 4, x की जगह डाला साइन 2t,
तो साइन 4 2t अपॉन 4 हो गया। अब आपने ये 4 तो बाहर ले लो, तो आपका आई हो गया 1/8 साइन 4 2 × π/4 माइनस साइन 4 2 × 0। मैंने पहले क्या किया, इस π/4 को इसमें डाला तो ये आया, और फिर माइनस करके 0 को डाला तो ये आएगा, पावर तो 4 रहेगी। 1/8 साइन 4, देखो ये कटा π/2। अब साइन 90 आपका होता है, साइन π/2 आपका होता है 1, तो 1 की पावर 4 भी होगा तो वो भी 1 होगा, और ये साइन 0 क्या होता है 0, ये आ गया 0 की पावर 4। तो आपने जब कैलकुलेट किया तो इट विल बी 1 की पावर 4 इज 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1, तो आई आपका आ गया 1/8। तो ये आपका हुआ जब आप बैक सब्स्टिट्यूशन करते हो, इंटीग्रेट करके बैक सब्स्टिट्यूशन करते हो। देखो लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम होती है। एक तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप आंसर निकाल के जल्दबाजी में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने को भूल जाओ और यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, अगर आपने ये नहीं भी हुआ, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होगा, लेकिन चांसेस होते हैं क्योंकि पेपर में मेंटल स्ट्रेस भी होता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार आपने जब लिमिट चेंज नहीं करी तो जब तक आप वापस बैक सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे तब तक आप लिमिट यूज नहीं कर सकते। इसकी जगह अगर आपने मेथड 2 लगाया तो आपने यहां पे कह दिया कि साइन 2t जो है, जब x हुआ तो आपने कहा 2 cos 2t dt इज इक्वल टू dx, या आपने cos 2t dt को तो यहां पे कह दिया dx अपॉन 2। अब आपने यहां पे कहा व्हेन t इज इक्वल टू 0, आपकी लिमिट क्या है 0 से π/4, तो जब t 0 है तो ये क्या हुआ साइन 2 × 0 इज इक्वल टू एक्स, साइन 0 क्या हुआ 0, तो आपका x भी क्या आ गया 0 आ गया। अब आपने कहा व्हेन t इज इक्वल टू π/4, तो जब आप π/4 डालोगे इसमें साइन 2 π/4 इज इक्वल टू टी एक्स, तो साइन π/2 क्या होता है 1, तो आपका x आ जाएगा 1। तो यही के यही जब आपने क्वेश्चन को देखो, अब आपने क्या फायदा हुआ, जब आपने चेंज किया तो आपने सीधे यहां पे लिखा 0 से 1, इधर आपने लिखा x⁴ और आपने सीधे dx अपॉन 2 x⁴। अब आपने इंटीग्रेट किया तो दिस विल बी आई विल बी इक्वल टू 1/2 0 से 1 x⁴ अपॉन 4, यहां पे सीधा आ गया 1/8 0 से 1 x⁴। अब आपने 1 की पावर 4 डाला 1 माइनस 0, तो ये आपका सीधा आ जाएगा 1/8 1⁴ माइनस 0⁴, देयरफॉर आई फिर से आ गया 1/8। तो कहने का मतलब ये है, चाहे आप लिमिट को बैक सब्स्टिट्यूट करो या यहां पे चेंज करो, आपके दोनों में आंसर सेम आएंगे। बट आई विल सजेस्ट दिस मेथड, जिससे कि आपकी एक बार में ही सारी चीजें जो है सब्स्टिट्यूशन में खत्म हो जाए, ना लिमिट को चेंज करना पड़े वापस, ना बैक सब्स्टिट्यूट करना। तो आई होप ये क्लियर है। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल 26 पे। अब क्वेश्चन 26 में दिया हुआ है -1 से 1 5x⁴ और रूट के अंदर दिया x5+1। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो शायद आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। हम लोग इसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली इंटीग्रेट तो हो नहीं सकता, तो लगाएंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मुझे दिख रहा है x⁵ का डेरिवेटिव पूरा ये दिख रहा है, तो अगर मैं इसे खाली ले लूं तो √t+1 को इंटीग्रेट करने की जगह मैंने क्या किया, इस पूरे को t ले लिया। तो लेट x⁵ इज इक्वल टू t। आपने डेरिवेटिव किया तो 5x4 dx इज इक्वल टू dt, तो मुझे पूरा ही दिख गया। अब हम लोग लिमिट चेंज करते तो व्हेन x इज इक्वल टू -1, जब ये -1 हुआ तो -1⁵ प्लस 1 इज इक्वल टू t, ये क्या होगा ऑड, -1 + 1, तो t की वैल्यू आ जाएगी 0, तो आपने लिख दिया t इज इक्वल टू 0। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा 1⁵ प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2, तो यहां पे ये हो गया t 2। तो अब आपने सीधे यहां पे कहा 0 से 2, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये dt हो जाएगा और ये √t आ जाएगा। तो आपका इंटीग्रेशन देखो अब कितना सिंपल हो गया,
दिस इज रूट टी डी टी। रूट टी डी टी को मैं क्या लिख सकता हूं, टी की पावर हाफ, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला आपको पता है बहुत अच्छे से, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो आई विल बी इक्वल टू 0 से 2 टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब मुझे बैक सब्स्टिट्यूट करना नहीं है क्योंकि टी को तो मैंने पहले ही चेंज कर दिया है। तो सब अब देखो, अब यहां पे आप चेंज कर नहीं करते तो पहले ये पुट करते फिर लिमिट डालते। अब आपने यहां पे कहा आई इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 2/3 बाहर, इस 3/2 को तो मैंने लिख दिया 2/3। अब यहां पे वैल्यू डाल दूंगा। तो पहले मैंने डाला 2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, ये तो क्या हो जाएगा 0, तो इसको तो हटा देंगे, हमारा खाली आ गया 2 की पावर 3/2 विच इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखो तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3/2। ठीक है, आप चाहे पहले ऐड कर दो, 2 की पावर यहां पे 1, यहां पे 3/2, तो ये होगा 1 प्लस 3/2 क्योंकि बेस सेम अपॉन 3। सो आई विल बी इक्वल टू 2 की पावर 5/2 अपॉन 3। अब देखो नीचे 1/2 है मतलब स्क्वायर रूट, आप इसे ऐसे लिख सकते हो ये रूट क्योंकि 1/2 है, और इसे 5 2 को अंदर लिखा है ऐसे। तो दो दो के ये पेयर जो बन रहे हैं बेटा, ये वाले, ये तो बाहर आ जाएंगे, एक 2 इधर से और एक 2 इधर से, तो बाहर तो हुआ 4, अंदर बच गया खाली √2, डिनोमिनेटर में 3 रहेगा ही रहेगा। तो आपका आई विल बी इक्वल टू 4√2 अपॉन 3। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 27 पे। एग्जांपल 27 आपको दिया है, इवेल्युएट 0 से 1 tan इनवर्स x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपने का पुट, फिर से सब्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट डेरिवेटिव दिख रहा है, tan इनवर्स x को मैंने t लिया तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव dx विल बी इक्वल टू dt। और आपने यहां पे कहा जब x आपका 0 है तो tan इनवर्स 0 क्या होगा 0, तो t भी क्या होगा आपका 0। जब आपका x 1 है तो tan इनवर्स 1 क्या होगा π/4, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी π/4। क्लियर है, चलो चेंज करते हैं अब 0 से 1, 0 से π/4, tan इनवर्स x की जगह आया t और dt, डायरेक्ट हो गया ये तो। लो आपका क्या हो जाएगा, सीधे इंटीग्रेट हो जाएगा ये तो। t की इंटीग्रेशन क्या होती है t²/2, 0 से π/4 t²/2, 1/2 बाहर, t की जगह मैंने डाला π/4 का स्क्वायर, आगे मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि -0 का स्क्वायर 0 वैल्यू होगा तो कोई फायदा नहीं, इसे सिंप्लीफाई कर दिया 1/2 इंटू π²/16 और i विल बी इक्वल टू π²/32। ये आपका जो है, ये आपका एग्जांपल 27 खत्म हो गया। डायरेक्ट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन बस चेंज करी और आपने इंटीग्रेट कर दी। तो आई होप ये आपको क्लियर है कि बेटा डेफिनेट इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं और सब्स्टिट्यूशन अगर करते हैं तो हम कैसे लिमिट को चेंज करते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट जो थे ये हमने इस चार एग्जांपल 25 के चारों पार्ट 26 और 27 में कोशिश करी कवर करने की। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक, चाहे वो कॉम्पिटिटिव में हो या आपके सीबीएसई में हो, और जिससे एक क्वेश्चन आना पक्का है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, या आप कह लो दिल, बैकबोन डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये सबसे जरूरी है। अभी तो जो आप कर रहे थे वो खाली आप समझने का पार्ट कर रहे थे, सारी मेन चीजें आपकी इसी में कवर होती हैं। हमारी टोटल 7 प्रॉपर्टीज हैं जिससे आपको कवर करना है, जिससे आपको समझना है और जिनको यूज करके हमारे को क्वेश्चन करने होते। अब देखो कई प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन देखो ये मैं प्रॉपर्टी जब डिस्कस करूंगा तो अभी हो सकता है आपको डायरेक्टली ये समझ में नहीं आए क्योंकि कब क्या यूज करना है, लेकिन जैसे जैसे हम मिसलेनियस के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 7.10 मिसलेनियस के एग्जांपल, मतलब जितने डेफिनेट के क्वेश्चन करेंगे उतना आपको ये क्लियर होता है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी कब लगानी है और कैसे लगानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से। देखो पहली प्रॉपर्टी जो है जिसे हम लोग P0 के नाम से दिया हुआ है, ये कहती है A से B fx dx इज इक्वल टू A से B ft dt।
दिस इज वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये रेयरली यूज होती है, बहुत कम आप इसे यूज करोगे। मैं समझा देता हूं इसका मतलब क्या हुआ आपको। देखो इसका मतलब ये हुआ, मैं कह रहा हूं अगर मान लीजिए यहां पे मैं लिख रहा हूं ए से बी एफ एक्स डी एक्स, अगर मैं अंदर कोई भी वेरिएबल यूज करूं, ए से बी अगर एफ टी डी टी लिख दूं इसे, तो मेरी लिमिट में या क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं 0 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको अगर मैं 0 से 2 टी स्क्वायर डी टी भी लिख दूं, इट डजेंट मैटर, हम कोई भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं, इससे क्या कहते हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन आपका सेम रहता है। तो आप कोई भी वेरिएबल अंदर यूज करो, बस एक्स स्क्वायर है तो डी एक्स होना चाहिए, टी है तो डी टी होना चाहिए, यू होगा तो डी यू होना चाहिए, डब्ल्यू है तो डी डब्ल्यू होना चाहिए। तो हम लोग कोई वेरिएबल जो यूज करते हैं उससे इट डजेंट मैटर ऑन द डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, ये कहते हैं ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी से एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपने लिमिट को पलटा तो आपका इंटीग्रेशन के आगे एक माइनस साइन आ जाएगा। तो अगर आप लिखना चाहो, मेरे को दिया है 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसी को मैं लिख सकता हूं 2 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपने एक ये माइनस का साइन इंट्रोड्यूस किया तो आपकी जो लिमिट है वो आपकी इंटरचेंज हो जाएगी। तो इसका एक एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है, मान लो मैंने दे दिया 1 से 1 एक्स की पावर 1000 प्लस 2x की पावर 99 dx, ठीक है, मैंने कोई टफ सा क्वेश्चन दे दिया। और मैंने, या मान लीजिए आपको और मैंने कोई टफ सा क्वेश्चन दे दिया, मैंने कहा -20 से -20 एक्स की एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 10 प्लस 6x, ऐसे कुछ दे दिया। तो बेटा अगर कुछ भी अंदर दिया, अगर आपको दिख रहा है ये लिमिट सेम है, तो आप आंख बंद करके इसे 0 लिख दोगे। तो अगर आपकी ये लिमिट सेम है देन वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज 0, क्योंकि आप जैसे ही इसे ऊपर नीचे भी लाओगे कुछ नहीं होगा, माइनस होगा, आप दोनों को ऐड करोगे इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। फिर खैर हमें इतने डिटेल में जाना नहीं है, सिंपल सा लॉजिक, अगर ये लिमिट सेम है देन योर वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इज 0, और अगर ये लिमिट सेम नहीं है और आप इसे इंटरचेंज करते हो तो आगे माइनस का एक साइन आ जाता है। ये आपकी हो गई प्रॉपर्टी 1, या सेकंड प्रॉपर्टी कह ले नंबर 1। तो आप लोग तो सोच रहे हो तो इतनी सिंपल प्रॉपर्टी करना क्या, ये भी बहुत कम यूज होती है। मैं रियरली इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये आपको ज्यादातर क्वेश्चन में बहुत कम यूज होते हुए देखेंगे। मतलब 1%, अगर आप 100% इंटीग्रेशन के डेफिनेट कर रहे हो तो 1 या 2% ये प्रॉपर्टी यूज होंगी। अच्छा, ये वाली जो प्रॉपर्टी नेक्स्ट आती है, इट इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर मेनली मॉडुलस फंक्शन। ज्यादातर ये मॉडुलस में होती है या कभी कभी ये ट्रिगो में भी यूज हो जाएगी, लेकिन ज्यादातर ये मॉडुलस में होती है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। मैं कहता हूं कि अगर मान लो मेरी एक लिमिट जा रही है ए से बी, उसे मैं 2 पार्ट में तोड़ सकता हूं, ए से सी, बीच में सी कोई भी नंबर ले लो विच इज बिटवीन ए से बी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये आपके थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है, जैसे मैंने बताया, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। अगर आपकी कोई लिमिट ए से बी जा रही है आप उसे ब्रेक करके लिख सकते हो ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। ओके, अब ये प्रॉपर्टी यूज होती कब है, सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी यूज होती कब है। तो अगर देखो आपने, मान लीजिए आपको मैंने कहा मॉडुलस में बहुत यूज होती है, कैसे, मान लो मुझे दिया हुआ है 1 से लेके 4 मॉड x माइनस 2 dx। अब आपने जितना ब्रेक करना सीखा है मॉड को, आपको पता है ये 2 पे ब्रेक हो रहा है, और 2 से छोटी वैल्यू के लिए ये नेगेटिव होगा और 2 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। तो आप चाहो तो आप इसे लिख भी सकते हो कि मॉड x माइनस 2 2 पार्ट में होता है, एक होता है x लेस देन 2 में ये माइनस x होगा, और जब अगर आपका 2 से बड़ा है, क्योंकि इसमें आपका 2 से बड़ा या कुछ भी वैल्यू होगी तो ये पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि ये फंक्शन मेरे 2 पार्ट में होगा। 1 से लेके 2 के बीच में आपने से लिख दिया माइनस एक्स माइनस 2 डी एक्स, प्लस 2 से लेके 4 के बीच में आपने से x माइनस 2 डी एक्स लिख दिया। तो ऐसे जितने भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं हम उसे चेक करते हैं वो कहां पे 0 हो रहे हैं, और उसके हिसाब से इंटीग्रेशन को तोड़ के तब करते हैं।
इसीलिए मैंने कहा ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जब मॉडुलस फंक्शन आएगा तो आपको ये प्रॉपर्टी थर्ड वन लगानी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ये दोनों, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो 70% ऑफ द टाइम ये प्रॉपर्टी आपकी डेफिनेट में यूज होगी। और मैं कहूंगा ये जो प्रॉपर्टी अगली है, इट इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ प्रॉपर्टी 3। देखो प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप उसमें एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स कर सकते हो, लेकिन आपका इंटीग्रेशन सेम रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं क्या बोल रहा हूं मैं। मुश्किल लग रही है? कोई मुश्किल नहीं है, जब क्वेश्चन में लगाओगे तो आपको खुद ही क्लियर होती जाएगी। लिमिट देखो सेम रही, इस x की जगह जहां पे x है वहां पे मैंने लिख दिया a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इन लिमिट को ऐड किया, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे पाई बाय 4 से पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स, तो आप इसे लिख सकते हो पाई बाय 4 से पाई बाय 2 एज इट इज। साइन के अंदर x की जगह आपने कहा पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2 a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो चाहे आप ये लो या ये लो, बात एक ही है। अब ये यूज कब होती है वो हम क्वेश्चन में समझेंगे। ठीक है, कैसे, लेकिन हाँ ये प्रॉपर्टी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में अगर मैं यहाँ पे मैं इसे a से b की जगह यहाँ पे 0 से a कर दूं खाली, मतलब लोअर लिमिट मैंने 0 बना दी और ऊपर मैंने a लिख दिया, तो इससे आप लिखोगे देखो 0 से a f ऑफ a प्लस 0 माइनस एक्स डी एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स। a प्लस 0 क्या होगा, a होगा, तो इसी को मैं लिख देता हूं 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये बेसिकली तभी मैंने कहा ये जो आपकी प्रॉपर्टी है P4 0 से f ऑफ a माइनस एक्स, ये क्या है, इसका इंटीग्रेशन इस वाली का पर्टिकुलर केस है जब आपका लोअर लिमिट 0 हो और अपर लिमिट कुछ हो, तो ये आपका a माइनस एक्स हो जाता है। चलो अब इस प्रॉपर्टी का जो यूज हमने जो ये सीखी है प्रॉपर्टी P3 और P4, इसका यूज हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से। देखो मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 साइन टेन एक्स अपॉन साइन 10x प्लस कॉस 10x। जब मान लो और पावर दी हुई है 100 दी हुई है मुझे, ठीक है, और नीचे साइन 100x प्लस कॉस 100x दिया हुआ है। अब मैं अगर इसे डायरेक्टली देखूंगा, मैं ये सॉल्व कर ही नहीं सकता, साइन की पावर 100 है, ना कोई सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, ना कोई डेफिनेट का जो मेथड हमने पढ़ा है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में वो कोई नहीं लग रहा। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा ये प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है जो आपने ऊपर पढ़ी, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स। यहाँ पे मेरा a 0 तो 0 ही है, a क्या है आपका पाई बाय 2 है, तो मैंने कहा मैं इसी को लिख देता हूं 0 से पाई बाय 2 साइन 100, x की जगह क्या आएगा पाई बाय 2 प्लस 0, a माइनस एक्स चाहे तो डायरेक्टली लिख दो, तो a माइनस एक्स क्या होगा पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये हो गया आपका। ठीक है, अगर आपने इसको देखो साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है, तो आपने क्या हुआ, ये जैसी आपने प्रॉपर्टी लगाई ऊपर का ये तो चेंज हो गया कॉस 100x में, क्योंकि साइन 90 माइनस एक्स अगर कॉस थीटा होता है तो आपने यहाँ पे पावर 100 है तो 100 आ जाएगा, कॉस 100x आ गया। ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा आपका कॉस 100x और ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका साइन 100x। हो गया ना, इंटरचेंज हो गए। अब अगर मैं देखूं, मान लीजिए मेरी ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, मैंने कहा मेरा डिनोमिनेटर तो बिल्कुल सेम आ रहा है, साइन का कॉस चेंज हुआ, कॉस का साइन हुआ, क्योंकि प्लस साइन है तो चाहे साइन 100x प्लस कॉस 100x लिखा जाए जो कि ये लिखा गया है, या फिर आपका कॉस 100x प्लस साइन 100x लिखा जाए, एक ही बात है। तो आपने कहा कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमिनेटर मेरा फिर से साइन और कॉस आ जाएगा,
तो मैंने इन दोनों को यहां पे ऐड कर दिया। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 साइन 100x प्लस कॉस 100x अपॉन नीचे भी क्या आ जाएगा आपका साइन 100x प्लस कॉस 100x dx आपने लिख दिया। अब देखो ये क्वेश्चन सेम हो गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट गया, तो आपका सीधे आ गया 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 dx, जिसे अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो यहां पे आएगा 2i इज इक्वल टू x 0 से पाई बाय 2, आंसर डालेंगे तो आपका आंसर i जो है वो पाई बाय 4 आ जाएगा। तो ये फायदा होता है इस प्रॉपर्टी का, जब आपको कोई चीज को इस तरह से आपने लगाया, ज्यादातर ये प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री या रूट के फंक्शन में लगती है, बट जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप क्लियर होगा। लेकिन मेन जो पर्पस है वो इसका ये है, जब आपके क्वेश्चन में इंटरचेंज होके ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करने हो तो आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो आई होप अब ये क्लियर है, और ये क्लैरिटी जब हम लोग एग्जांपल्स और एक्सरसाइज कवर करेंगे तब धीरे धीरे आएगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अगर आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा, तो ये जो प्रॉपर्टी है मैं कहूंगा एक तरह से इसका एक्सटेंशन है, विच इज P5 एंड P6। क्या है प्रॉपर्टी, पहले प्रॉपर्टी समझते हैं उसके बाद इसको करेंगे। देखो प्रॉपर्टी कहती है, अगर मान लो मेरी लिमिट है 0 से 2a fx dx, अब ये मान के चलो ये 2a जो है ये हमें खुद सोचना है। खुद सोचने का मतलब ये है, अगर मुझे 0 से पाई बाय 2 दिया है तो इसी पाई बाय 2 को मैं 2 इंटू पाई बाय 4 लिख दूंगा तो ये 2a हो जाएगा। तो ऐसा नहीं 2 कोई अलग से दिखेगा, 2a मैंने एक जनरल वो ले रखा है, आप इसे 0 से a भी ले सकते हो, क्योंकि 2a लिया है तो उससे प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो अगर ये चीज आपने लगाई 0 से 2a fx dx, तो प्रॉपर्टी कहती है अगर एक लिमिट है 0 से 2a fx dx, तो ये आपने दो पार्ट में वो किया, इफ आपने f ऑफ 2a माइनस एक्स किया, जैसे आप f ऑफ a माइनस एक्स करते हो, ऐसे ही अगर आपने 2a प्लस 0 मतलब 2a माइनस एक्स किया और वो आपका fx के बराबर आ गया, मतलब क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो आप इसी प्रॉपर्टी को 0 से 2a fx dx को आप लिखते हो ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx, मतलब आप लिमिट को जो भी ये लिमिट है उसे आधा कर दोगे, 2 आगे आ जाएगा और a इधर आ जाएगा। अगर कब, जब अगर आपने f ऑफ 2a माइनस एक्स डाला और ये fx के बराबर है। और सेम चीज अगर आपने मान लीजिए इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx, अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो आपका 0 से 2a fx dx क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। देखो ये क्या कैसे है मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा, लेकिन एक बार प्रॉपर्टी को देखो ध्यान से, क्या कह रहे हैं देखिए, ये कहते हैं 0 से 2a fx dx को ट्वाइस 0 से fx dx इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx, और अगर 0 इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx। तो आप कहोगे सर इसका क्या काम है, इसका बेसिकली क्वेश्चन में कोई काम नहीं होता, इससे प्रॉपर्टी 6 इसका रिजल्ट है एक तरह से। इन्होंने क्या किया, 0 से 2a fx dx को दो पार्ट में ब्रेक किया, एक का आपने 0 से fx dx और एक 0 से f ऑफ 2a माइनस एक्स। ठीक है, आपने 0 से fx dx और एक आपने 0 से f ऑफ 2a माइनस एक्स, और फिर आपने कहा कि अगर ये जीरो ये वाला पार्ट इसके बराबर आ जाता है तो ये 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा, और अगर ये 0 हो जाता है तो ये आपका, अगर ये माइनस में आता है तो f ऑफ x dx माइनस 0 से fx dx क्या होगा, कट जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर्टी 6 जो है डेट इज इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी 5 इतनी यूज नहीं होती है। ये कैसे यूज होती है, कब यूज होती है, ये मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूं, आगे के हम सेम क्वेश्चन में करेंगे। तो देखो अगर मान लो कभी आपको क्वेश्चन दिया है 0 से पाई साइन एक्स dx, ठीक है, अब अगर मान लो आपको साइन पाई माइनस एक्स करते हो तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा वापस। मतलब जब आप ये वाले को f ऑफ a माइनस एक्स कर रहे हो, या अगर आप इसे 2a ले रहे हो तो 2a माइनस एक्स कर रहे हो, और आपको सेम fx मिल रहा है, तो आप इसी प्रॉपर्टी को क्या करोगे, लिख दोगे ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स dx। अब फिर से अगर आप प्रॉपर्टी लगाओ, देखो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स,
तो वो cos x हो जाएगा, जो कि चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरह से हम लोग प्रॉपर्टी वही वाली लगाते हैं, f ऑफ a माइनस एक्स वाली। सिंप्लीफाई उसमें कहूं तो हम लोग सीधे f ऑफ a माइनस एक्स करते हैं। इसी में अगर वो सेम f ऑफ x आ रहा है तो जो भी यहां पे होता है इसको आधा कर देते हैं लिमिट को, 2 आगे ले आते हैं। दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अब चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पे। अगर आप देखो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी है। पहली निशानी इसको लगाने की है, आपकी लिमिट -a2 है, मतलब जो सेम लिमिट इधर है उसी का प्लस इधर होना चाहिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव जानी चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी। प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है, -a से f(x) dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 से f(x) dx अगर f इवन फंक्शन है, और -a से f(x) dx इज इक्वल टू 0 अगर एक f ऑड फंक्शन है। इवन ऑड फंक्शन आई थिंक आपको पता होंगे क्या होते हैं। अगर मान लो एक f ऑफ x दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल x², आपने अगर f ऑफ -x किया और ये हुआ -x का स्क्वायर विच इज x², अगर आपका f ऑफ x और f ऑफ -x दोनों इक्वल आते हैं तो ये आपका इवन फंक्शन होता है, और अगर आपका f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x आता है तो ये आपका ऑड फंक्शन होता है। जब आपका f ऑफ -x से माइनस कॉमन निकलेगा और fx आएगा तो ये आपका ऑड फंक्शन होता है, जिसमें इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये आपकी बेटा प्रॉपर्टी सी डेफिनेट इंटीग्रल की। आई होप ये सारी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग एग्जांपल स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको ये चीजें और क्लियर होंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जांपल 28 ऑफ न्यू एनसीईआरटी। क्वेश्चन आप देखो, आपको दिया है -1 से 2 मॉड के अंदर x³ माइनस x dx। देखो अब सबसे पहला जो जरूरी काम है वो है, हमारे को जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो जो जो प्रॉपर्टी लग सकती है सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज लगाते हैं। अब आप ये मत कहिए सर बिना प्रॉपर्टी के इंटीग्रेट हो जाए तो कर दे। देखो करने को आप कर सकते हो, लेकिन पहली चीज 90% डेफिनेट में प्रॉपर्टी लगेगी। और अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख भी रहा है जो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो आप, लेकिन तब भी अगर आप प्रॉपर्टीज लगा सकते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो पहले वो लगाइए, क्योंकि प्रॉपर्टीज के मार्क्स सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखो, ये है मॉडुलस का क्वेश्चन। मैंने आपको ये बताया था साफ साफ, जो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है उसमें से मॉडुलस में मैंने आपको खाली एक प्रॉपर्टी बचाई थी, वो थी प्रॉपर्टी P2, जिसमें हम ब्रेक कर से a से b f(x) dx इज इक्वल टू a से c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। अब इसी प्रॉपर्टी को देखते हैं कैसे यूज होगा। तो आपने देखो सबसे पहले आपको देखना है मॉड ब्रेक कहां पे हो रहा है, लेकिन ये तो बहुत अंदर मॉड दिया हुआ है, x³ माइनस x दिया है। तो पहले मैंने क्या किया, x³ माइनस x को फैक्टराइज किया, तो आपने लिखा x² माइनस 1 विच इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। तो ये आपका जो x³ माइनस x है वो बेसिकली मॉड में 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है, x माइनस 1 और x प्लस 1 का। अब ये तीनों पार्ट जो है, अगर आप देखो ये जीरो कहां कहां पे हो रहे हैं, अगर आप एक रफ में नंबर लाइन बना लो तो आप देखोगे, देखो ये x जो है वो 0 पे, ये वाला पार्ट हो रहा है 1 पे, और ये वाला पार्ट हो रहा है -1 पे। अब मैं लिमिट भी देखता हूं अपनी, मेरी लोअर लिमिट तो दी हुई है -1, अपर लिमिट दी है 2, तो मैं यहां पे आगे 2 लगा देता हूं, उसके आगे तो जाएगा नहीं। तो अगर आप काउंट करो, ये 3 रीजन है जिसमें मुझे चेक करना है अपने मॉड का साइन। पहला रीजन है -1 to 0, दूसरा रीजन है 0 to 1, और तीसरा रीजन है 1 से 2। तो चलो पहले चेक करते हैं। आपने लिखा यहां पे मॉड x³ माइनस x, ठीक है। पहला मैंने कहा जब आपका x -1 से लेके 0 के बीच में, मान लो मैंने वैल्यू डाली कोई माइनस पॉइंटेड को नेगेटिव वैल्यू डालते हैं। अब यहां पे देखो चेक करते हैं, नेगेटिव आपने डाला मान लो -0.2, तो -0.2 में ये जो x है नेगेटिव आएगा, -0.2 -1 ऐड होके ये भी नेगेटिव आएगा, -0.2 प्लस 1 ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, टोटल क्या हुआ पॉजिटिव। तो आपका ये क्या खुला, x³ माइनस x खुल गया इसमें। क्लियर है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो -1 से 0 के बीच में टोटल ओवरऑल ये फंक्शन पॉजिटिव खुलेगा। अब चलते हैं अगला 0 से लेके 1 के बीच में। हमेशा लेस देन के साथ में इक्वल टू का साइन डाल दिया करो, तब तक जब तक कि आखिरी में कोई और इंटरवल नहीं जाना हो आगे। अब 0 से 1 के बीच में अगर आप डालोगे, मान लो 0.5 डाला, दिस इज पॉजिटिव, 0.5 -1 ये होगा नेगेटिव,
और 0.5 प्लस 1 ये होगा पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव 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 इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो आपका पूरा मॉड खुलेगा नेगेटिव। तो अब आपने कहा इधर लिखा आपने माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब लास्ट चलते, तीसरा आप देखोगे 1 से लेके 2, 1 से 2 के बीच में ये पॉजिटिव, 1.5 डाला, 1.5 माइनस 1.5, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, पूरा क्या हुआ पॉजिटिव। तो फिर से ये खुल गया आपका पॉजिटिव मॉड में। तो मेरा मॉड एक्स क्यूब माइनस एक्स 3 पार्ट में डिवाइड हो गया आपका इस तरह से। अब आपने क्वेश्चन को वापस रीडिफाइन किया यूजिंग प्रॉपर्टी ए से बी। हमेशा प्रॉपर्टी लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। अब इस प्रॉपर्टी से मैं ब्रेक करूंगा तो मेरा आई जो है, पहले मैंने कहा -1 से 0, उसमें लिख दिया एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। फिर मैंने कहा अगला 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 में देखो ये माइनस में आया, अगर इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये आप इसे लिख सकते हो x माइनस एक्स क्यूब। ये माइनस अंदर गया तो ये माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स, इसे मैंने यहां पे पलट के लिख दिया, ठीक है। प्लस 1 से 2 में फिर से आपने लिखा एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। आपने जब इसे इंटीग्रेट किया तो -1 से 0 एक्स क्यूब क्या होगा, एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 0 से 1 के बीच में x का हुआ एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स 4 बाय 4 प्लस 1 से 2 के बीच में आपका हुआ एक्स 4 बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब चलो, अब इसमें वैल्यू डालते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब मैंने 0 डाला, 0 इसमें डाला, ये 0 हो गया, ये भी 0 हुआ, तो 0 डालने का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहो तो ऐसे 0 लिख सकते हो, -1 डाला, -1 टू दी पावर 4 इज 1, तो दिस विल बी 1/4 माइनस -1 का स्क्वायर भी 1 होगा तो -1/2, ये आ गया इसका पहले का। प्लस 1 डालते हैं, पहले अपर लिमिट 1 को इधर डाला तो आपका आएगा 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1/4, माइनस करोगे और वापस डालोगे 0 तो ये 0 ही हो जाएगा, कुछ नहीं डालने की जरूरत है। प्लस अब मेन कैलकुलेशन इधर देखो, 2 की पावर 4 विल बी 16/4 माइनस 2 की पावर 2 विल बी 4/2 माइनस, आगे लिखा आपने यहां पे 1 डाला, 1/4, ये अपने 1/4 माइनस 1/2। अब इसे बस सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर निकालना है। देखो यहां पे आई विल बी 0 माइनस 1/4 माइनस 1/2 आप करेंगे तो आपका आएगा, यहां से पहले खोलो भी ना, ऐसे ही लिख दो, -1/4 प्लस 1/2, इधर से प्लस 1/2 माइनस 1/4, माइनस 0 हटा दिया इधर से, 16/4 क्या होगा आपका 4 माइनस 4/2 क्या होगा 2 माइनस 1/4 प्लस 1/2, ये आ गया पूरा। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो अब हमें सिंप्लीफाई करना है सीधे। तो -1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 3 बार है, इसे मैंने लिख दिया -3/4, 1/2 1/2 और 1/2 3 बार है, इसे लिख दिया +3/2 और 4 माइनस 2 को मैंने लिख दिया +2। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो पहले तो एलसीएम ले लो 4, ये -3 रहा, 2 है इधर, 2 2 4 तो ऊपर हो गया 6, यहां पे 1 है तो ये आ गया आपका 8, 8 + 6 इज 14, 14 - 3 इज 11, तो आई की वैल्यू आ गई सिंप्लीफाई करके 11/4 विच इज योर आंसर फॉर एग्जाम्पल 28। सिंपल कैलकुलेशन की मेन पार्ट जो था वो था ब्रेक करना। एग्जाम्पल को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि इसमें 3 मॉड के हिसाब से आपका क्वेश्चन ब्रेक हो रहा है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
नॉर्मली आपको एक मॉड दिया होगा x-2, लेकिन यहाँ पे 3 मॉडुलस, मतलब इस मॉड के अंदर 3 मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है, तो आपके तीनों के साइन अकाउंट करके हमने इसे ब्रेक किया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल 29। एग्जांपल 29 जो है अब आपको करने में मजा आएगा। देखो आपको दिया है -π/4 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर आप ध्यान करो, मैंने कहा था कि इसके अगर एक लिमिट नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी 7, विच वाज बेस्ड ऑन इवन एंड ऑड फंक्शन। तो सबसे पहले देखो -a से f(x) dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस, या ये डिपेंडिंग ऑन इवन एंड ऑड। तो सबसे पहले तो यही चेक करते हैं। तो मैंने कहा f(x) कितना दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स। तो f ऑफ -x क्या होगा, साइन स्क्वायर माइनस एक्स, विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो आपने कहा देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -x। सो आपका जो fx है वो क्या हो गया, इज इवन। पहले तो आपने बता दिया भाई फंक्शन मेरा इवन है। जैसी फंक्शन इवन है आपने कहा i इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx। आपने इसे 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx कर दिया। अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। प्रॉपर्टी यहां पे लिख दी, -a से a f(x) dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 से a f(x) dx इफ f ऑफ x इज इवन। अब आपने इसे इंटीग्रेट किया तो आपका हुआ यहां पे i इज इक्वल टू 2, 0 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन में, पहले तो भी इंटीग्रेट होगा। साइन स्क्वायर एक्स को देखो डायरेक्टली तो कर नहीं सकते इंटीग्रेट, ठीक है। तो आपको याद होगा इसमें हम लोग लगाएंगे हाफ एंगल फॉर्मूला। तो 0 से π/4 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। अब ये 2 तो बाहर आ गया, तो i इज इक्वल टू 2/2, 0 से π/4 1 माइनस कॉस 2x dx। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं तो i विल बी इक्वल टू, ये तो लगाया लिमिट 0 से i x1 का इंटीग्रेशन होगा x, cos 2x से इंटीग्रेशन होगा sin 2x अपॉन 2। अब इसमें लिमिट डाल देंगे। तो पहले मैंने डाला लिमिट π/4, तो π/4 माइनस साइन 2 इंटू π/4 अपॉन 2 माइनस 0 माइनस 0, साइन 0 भी 0 होता है तो इधर तो 0 हो गया। तो बचा मेरा खाली आगे वाला पोर्शन, i विल बी इक्वल टू π/4 साइन 90, साइन π/2 1 होता है तो π/4 माइनस 1/2। ये आपका सीधे मेरे ख्याल से आगे देखो -0, वो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो आपका आंसर सीधे आ जाएगा। अगर एलसीएम ले लो 4 तो π-2 अपॉन 4। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन एग्जाम्पल 29। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल 30। एग्जाम्पल 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका रीजन बताऊंगा क्योंकि इसमें आप कुछ नई प्रॉपर्टी लगाना सीखेंगे। तो देखो अभी तक आपने 2 क्वेश्चन में 2 प्रॉपर्टी लगा दी। मॉडुलस वाले फंक्शन में आपने प्रॉपर्टी लगा दी ये वाली, विच वॉज प्रॉपर्टी 2, ठीक है। और आपने फिर लगाई प्रॉपर्टी 7 इवन ऑड वाली। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी जो कि मोस्टली यूज होती है, डेट वॉज प्रॉपर्टी P3 एंड P4। अब देखो ये कैसे लगती है, एग्जाम्पल 30। पहले क्वेश्चन समझते, देखो प्रॉपर्टी क्यों लगाएंगे ये भी समझना बहुत जरूरी है कि प्रॉपर्टी लगाएंगे क्यों। आपको क्वेश्चन दिया है 0 से पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। देखो पहली चीज, अगर ये x नहीं होता तो आप cos x और t डालते, आपका ऊपर डेरिवेटिव था, आप इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते थे बाय सब्स्टिट्यूशन। तो अब प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, मेरा यहां पे एक x है जिसकी वजह से मेरा ये वाला पार्ट अभी डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक ये x है तब तक अगर आप cos x और t डालते भी हो तो भी यहां पे इनवर्स का फंक्शन आ जाएगा और ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब प्रॉब्लम ये, इसे कैसे एलिमिनेट करें। अब मुझे ये पता है मेरी एक प्रॉपर्टी होती है 0 से a
एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो मैंने क्या किया, 0 से पाई, इसे ले लिया इक्वेशन 1। मैंने यहां पे प्रॉपर्टी ये लगाई, तो देखो ए मेरा यहां पे क्या है, पाई, तो पाई माइनस एक्स, ए माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। मैंने ये लगा दिया। अब ये प्रॉपर्टी फिर से समझे क्यों लगाई, देखिए अभी यहां पे ये x है जिससे मैं एलिमिनेट नहीं कर पा रहा, और ना कोई तरीका है जिससे मैं इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकूं। तो मैंने जो प्रॉपर्टी आपने सीखी है उसमें से सारी प्रॉपर्टी में बेस्ट प्रॉपर्टी यही वाली है, क्योंकि इसके अलावा एक प्रॉपर्टी मॉडुलस के लिए, एक प्रॉपर्टी में वेरिएबल चेंज करते वो भी नहीं लग सकती, मॉडुलस का कुछ है नहीं, तो अब ब्रेक करके भी कोई फायदा नहीं है। 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी भी इसी से चेक होती है, अगर ये सेम आ जाता तो मैं इस लिमिट को आधी कर देता। तो सबसे पहला काम तो मेरा यही है, ये प्रॉपर्टी लगाना, ठीक है। इवन ऑड है नहीं, इसलिए लास्ट वाली प्रॉपर्टी भी लग सकती, तो बाय एलिमिनेशन ऑल्सो आप यही प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अब मैंने कहा पाई माइनस एक्स, तो देखो यही रहेगा, साइन 180 माइनस थीटा, ये 180 है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आपका साइन एक्स ही आ गया। 1 प्लस कॉस, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है। तो ये क्वेश्चन लेकिन चेंज होगा, देखो ये यहां पे स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एक्स की वजह से, क्योंकि माइनस कॉस माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, तो ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा। तो अब आपने देखा कि मेरे ये दो पार्ट आ गए, एक में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा तो बिल्कुल सेम आ गया, एक जगह एक्स और एक जगह पाई माइनस एक्स। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये एक्स एक्स तो कट सकता है और मेरा हट सकता है एक्स। तो जो मेरा मेन काम था एक्स से एक्स हटाने का, उसके लिए मैंने क्या किया, ऐड 1 प्लस 2। तो आई और आई आपने कहा, तभी मैंने आपको हमेशा से कहा है इंटीग्रेशन के आगे एक आई लेके चला करो, कब आपको क्वेश्चन यूज करना पड़े आपको नहीं पता। तो 0 से पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 0 से पाई पाई। आप ये स्टेप ना चाहो तो नहीं भी लिखो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैं अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। पाई माइनस एक्स साइन एक्स डी। अब आपने जब इसे ऐड किया तो 2i विल बी इक्वल टू 0 से पाई, डिनोमिनेटर कॉमन है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इधर आपने कहा यहां पे हुआ एक्स साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है स्टेप, डिनोमिनेटर कॉमन है तो न्यूमिनेटर में एक्स साइन एक्स, इधर से आ गया आपका एक्स साइन एक्स और इधर से आ गया ये पूरा का पूरा पाई माइनस एक्स साइन एक्स। अब आपने कुछ नहीं किया, आपको क्या करना है, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई साइन एक्स कॉमन, अंदर बचा x प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये एक्स से एक्स कट गया। अब अगर आप देखोगे 2i विल बी इक्वल टू पाई बाहर 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आपका क्वेश्चन चेंज होके ये हो गया, 2i इज इक्वल टू, अब मुझे x हटाने के बाद इस चीज को इंटीग्रेट करना है। अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो अब मेरा क्वेश्चन जो आई है डेट हैज बिकम पाई बाय 2, 0 से पाई, ये 2 नीचे ले गए तो पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैंने एक बार ये प्रॉपर्टी लगाई तो आपका ये क्वेश्चन यहां तक पहुंच गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंटीग्रेट करना है। अब आप कहोगे सर cos x को t डाल दे, ऊपर डेरिवेटिव है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप cos x को अभी t डालोगे, ठीक है, या तो पहला ऑप्शन ये है, नहीं तो आप देखो और कोई प्रॉपर्टी, फिर से मैं एक बार ये वाली प्रॉपर्टी तो वापस लगा के देखता हूं। हमेशा एक बार ये प्रॉपर्टी लगा के देखो, तो अगर आपका f ऑफ x
साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। तो जैसा आपने ऊपर देखा, जब आप पाई माइनस एक्स लगा रहे हो तो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम आ रहा है, यही सेम चीज। तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स भी क्या होगा आपका, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जैसा मैंने ऊपर किया था। साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। तो आपने कहा सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जब आपका ये बराबर आ जाए तो इसे ऐसे लिख दो, देयरफॉर क्या प्रॉपर्टी होगी, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो अब मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी लगाते हुए इस वाले के इस पाई को पाई बाय 2 लिख के इस एक 2 को इधर ले आया, लिमिट को मैंने आधा कर दिया। तो अब मैंने कहा देयरफॉर आई इज इक्वल टू, यहां पे ऑलरेडी है पाई बाय 2 इंटू 2, 0 से पाई की जगह पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों किया सर, नहीं करते तो, अगर नहीं करते तो देखो क्वेश्चन गलत नहीं होता। पहली चीज, अगर आप यहां पे भी cos x और t डालते, लिमिट आपकी आती 1 से -1, आप उससे भी क्वेश्चन को कर सकते थे। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगाते हो तो कई बार ये डालने से आपकी लोअर और अपर लिमिट बिल्कुल सेम आ जाती है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, कई बार आप जब ये लिमिट नहीं डालोगे और अगर स्टेप में बोर्ड की मार्किंग में ये वो है मेंशन है तो आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज ही मेन डेफिनेट का पार्ट है। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका कट गया तो आपने कहा यहां पे, और यहीं पे आपने कह दिया पुट cos x इज इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या आ गया डी टी। तो आपने यहीं पे पुट किया i इज इक्वल टू, अच्छा लिमिट भी चेंज करेंगे। तो जब आपका x 0 है तो cos 0 क्या होगा 1, तो t होगा 1। जब आपका x पाई बाय 2 है तो cos पाई बाय 2 क्या होगा 0, तो t होगा 0। तो आपकी लिमिट हो जाएगी 0 1 से 0, ठीक है। तो आपकी लिमिट हो गई 1 से 0। तो आपने कहा i इज इक्वल टू 1 से 0 साइन एक्स डी एक्स की जगह आपने कहा माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब चाहे तो देखो इस माइनस को हटाने के लिए आप इस लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हो, जैसा आपने ये प्रॉपर्टी 2 में पढ़ा है कि अगर आपका बाहर माइनस है तो ए से बी जो है वो आप माइनस करोगे तो ये लिमिट चेंज जाएगी। बट इसको लगाने की जरूरी नहीं है, अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो आप इसे सीधे लिखो i इज इक्वल टू माइनस 1 से 0 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ये बहुत बार लगा सकते हो, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स टी। सीधे आंसर पे गए। अच्छा आगे आपका दिया हुआ है पाई, तो दिया ही हुआ है तो पाई तो लेके चलो यहाँ पे। तो अब ये वैल्यू डाली i इज इक्वल टू माइनस पाई टेन इनवर्स 0 माइनस टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 0 का 0 माइनस पाई बाय 4। तो आपका ये आ जाएगा आंसर में पाई स्क्वायर बाय 4। दिस इज योर आंसर फॉर एग्जाम्पल 30। ओके, आप लोगों को एक बार मैं बिना लिमिट लगाए हुए भी करके दिखा देता हूं। मतलब अगर मेरा क्वेश्चन ये होता i इज इक्वल टू, फर्क कुछ नहीं होता, देखो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपका क्वेश्चन होता है i इज इक्वल टू पाई बाय 2 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अगर आप अभी cos x को t डाल देते डायरेक्टली तो आपका माइनस साइन एक्स डी एक्स तो क्या होता डी टी होता। जब आपका x 0 होता देखो तो cos 0 क्या होता है 1, तो t होता 1। जब आपका x पाई होता तो t की वैल्यू होती -1, क्योंकि cos पाई इज -1। तो आपकी लिमिट जो होती वो हो जाती i इज इक्वल टू पाई बाय 2 -1 से 1 माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब
ये तो माइनस पाई बाय टू। अब क्योंकि ये वन प्लस टी स्क्वायर है आपका एफ ऑफ एक्स और इसमें आप माइनस टी डालते तो फंक्शन इवन आता, तो आप इसे यहां पे कर देते ट्वाइस ऑफ 0 से 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। प्रॉपर्टी यहां पे लगाते हैं आप इवन ऑड वाली, तो आपका फिर से ट्वाइस 0 से 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाता, फिर आप इसे इंटीग्रेट कर देते। तो देखो चाहे आप इधर प्रॉपर्टी लगाओ या आप उधर लगाओ, आपको प्रॉपर्टी तो एक बार लगानी पड़ेगी, तो प्रॉपर्टी से बच नहीं सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी कब लगानी है, डेट इज डिफरेंट। हाँ, अगर आप इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे तो पक्का आपकी गलती होती, आंसर सेम आता, लेकिन बेटा जब माइनस ए से दिख रहा है तो प्रॉपर्टी लगानी लगानी है। तो आई होप ये क्लियर है, दोनों के केसेस में आंसर आपका सेम आएगा, पाई स्क्वायर बाय 4। अब चलते हैं एग्जांपल 31 पे। 31 इज -1 से 1, प्रॉपर्टी पीछा नहीं छोड़ेंगी, साइन 5x cos 4x dx। जब भी माइनस ए टू ए दिखे सबसे पहले क्या चेक करना है, इवन या ऑड। तो एफ ऑफ एक्स मुझे दी है साइन 5x cos 4x, आपने माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी साइन 5 माइनस एक्स कॉस 4 माइनस एक्स। इसका क्योंकि पावर ऑर्डर वैसे भी साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो ये आपका माइनस बाहर आके ये आया। कॉस की पावर इवन है और वैसे भी कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, तो ये आपका यही रहेगा। तो इधर से मैंने देखा मेरा आ गया देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया आपका, इज ऑड। अगर ये ऑड आया तो आपने कहा -1 से 1, देयरफॉर आई इक्वल्स टू -1 से 1 साइन 5x cos 4x dx इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में प्रॉपर्टी -a से एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड। तो आपका ये सीधे आंसर जो है वो 0 हो गया, कुछ इंटीग्रेट नहीं करना पड़ा, खाली प्रॉपर्टी के बेसिस पे, क्योंकि फंक्शन आपका ऑड है तो ये 0 हो गया। ठीक है, चलो अब चलते नेक्स्ट एग्जांपल 32 पे। एग्जांपल 32 में आपको दिया हुआ है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपने अभी मैंने एग्जांपल में भी ऐसा समझाया था, जस्ट 100 दिया था, सेम लॉजिक से क्वेश्चन है। आपको दिया है साइन 4x dx अपॉन साइन 4x प्लस कॉस 4x। पहली प्रॉपर्टी वही लगाई, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। यहां पे मेरे को समझ लो a मेरा पाई बाय 2 है। अब ये प्रॉपर्टी लगाए, i इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 है, 0 से पाई बाय 2 साइन 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन साइन 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, ये आपका हुआ कॉस 4x अपॉन ये वाला आपका हुआ कॉस 4x प्लस साइन 4x। ये हो गई इक्वेशन 2। ऊपर डिनोमिनेटर देखो बिल्कुल सेम आ गया, वही जैसे 100 में था, एडिंग 1 एंड 2, एड 1 प्लस 2, i प्लस आई को क्या लिख दोगे, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 साइन 4x dx प्लस 0 से पाई बाय 2 cos 4x dx अपॉन सेम cos 4x प्लस साइन 4x। ऐड किया तो 2i विल बी इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 साइन 4x प्लस cos 4x dx डिवाइडेड बाय साइन 4x प्लस cos 4x। ये आपका कट गया, तो 2i विल बी इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 dx, इंटीग्रेट किया
2i विल बी इक्वल टू x, 0 से पाई बाय 2, तो सेम आंसर आपका आएगा i विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू पाई बाय 2, i आपका आ गया पाई बाय 4। तो बिल्कुल वही एग्जांपल है जो सा मैंने इधर बताया था। देखो जब भी लिमिट 0 से पाई बाय 2 है, साइन की कोई भी पावर ले लो, नीचे साइन प्लस कॉस है, आपका आंसर पाई बाय 4 होगा। ये आप उसके एमसीक्यू के लिए याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये एमसीक्यू में आ गया तो सॉल्व करने की जगह 0 से पाई बाय 2 साइन ए एक्स अपॉन साइन ए एक्स प्लस कॉस ए एक्स, या कॉस ए एक्स प्लस साइन ए एक्स प्लस कॉस ए एक्स, दोनों का आंसर आपका पाई बाय 4 ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, विच इज एग्जांपल 33। देखिए एग्जांपल 33 आपको दिया हुआ है पाई बाय 6 से पाई बाय 3 dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x। क्वेश्चन तो बहुत सही है, कैसे करें? पाई बाय 6 से पाई बाय 3 dx अपॉन 10x को मैंने लिखा रूट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये आपका जब एलसीएम लोगे तो यही सेम चीज को मैं लिख सकता हूं dx अपॉन, ये इधर जाएगा देखो पहले तो रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स अपॉन नीचे आ गया रूट कॉस एक्स। ये है आपका पाई बाय 6 से पाई बाय 3। अब ये रूट कॉस एक्स ऊपर चला गया तो आपका आई इवेंचुअली हो गया पाई बाय 6 से पाई बाय 3 रूट कॉस एक्स dx अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। अब देखो बेटा फिर से आपका जैसा मैंने एग्जांपल 32 में डिस्कस किया, कॉस की कोई भी पावर है, इधर आपकी कॉस की पावर हाफ है। अब लिमिट आपकी पाई बाय 6 से पाई बाय 3 दी हुई है। अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाऊं ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, क्योंकि ए 0 नहीं है तो मैंने उसी की एक्सटेंशन जो 0 से वाली होती है वो लगाई। तो आपका आई विल बी इक्वल टू पाई बाय 6 से पाई बाय 3, इधर आपने का रूट में कॉस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स अपॉन नीचे भी आया रूट में कॉस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स प्लस रूट साइन में भी पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स। पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 आपका होता है पाई बाय 2, देख लो इधर करके, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 एलसीएम लिया 6, ये आया 2 पाई प्लस पाई, देखो 3 था तो यहां पे पाई का 2 पाई हो गया, इसे ऐड किया तो 3 पाई बाय 6 विच इज पाई बाय 2। तो आप इसे लिख सकते हैं वापस, देखो अब ये क्वेश्चन जो है कुछ कुछ सिंप्लीफाई हो गया, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन नीचे भी आ गया क्या रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। इसे लिखा रूट साइन एक्स, इसे लिखा रूट साइन एक्स, इसे लिखा रूट कॉस एक्स, तो आपका आई आ जाएगा पाई बाय 6 से पाई बाय 3 रूट साइन एक्स डी एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ये हुई इक्वेशन 2, ये हुई इक्वेशन 1। आपने जब इन दोनों को ऐड किया तो आपका i प्लस आई हो गया 2i इज इक्वल टू पाई बाय 6 से पाई बाय 3 रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। ये फिर से कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा 2i इज इक्वल टू पाई बाय 6 से पाई बाय 3
एक्स। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। 2y इज इक्वल टू π/3 माइनस π/6। तो आपने जब एलसीएम लिया π/3 माइनस π/6 ये 6, तो 2π माइनस पाई, 2i विल बी इक्वल टू π/6 या फिर i की वैल्यू आपकी आएगी देयरफॉर i विल बी इक्वल टू π/12। सो दिस इज योर आंसर फॉर एग्जांपल 33। आई होप ये क्लियर है। तो बेटा देखो, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो पहले आप प्रॉपर्टी लगाओ। मैंने बताया 70% वही प्रॉपर्टी लगती है, ये वाली या जीरो से एफ ऑफ एक्स वाली, और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं लास्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल 34। एंड दिस एग्जांपल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका रीजन है, एक तो ये बेटा क्वेश्चन जो है इसमें कुछ प्रॉपर्टी ऐसी लगती है जो कि जनरली आपने अभी तक नहीं लगाई। दूसरा रीजन ये है कि आप इस क्वेश्चन में अगर एक भी स्टेप इधर उधर हुआ तो आप इस क्वेश्चन को मिस कर जाओगे या इसे अप्रोच नहीं कर पाओगे। इसलिए इस क्वेश्चन की 3-4 बार प्रैक्टिस करिए जब तक ये क्लियर नहीं होता है। मैं कर रहा हूं क्वेश्चन, आप देखिए एक बार कैसे करना है। देखिए आपको आई दिया हुआ है 0 से π/2 log sin x dx। अब log sin x दिया हुआ है, मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट इसे कर ही नहीं सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बाय पार्ट्स भी लगाऊंगा तो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है क्योंकि साइन का कॉस बन जाएगा, इतना तो मुझे आइडिया है। ये 1 लिया और मैंने कहा 0 से π/2 लॉग साइन π/2 माइनस एक्स को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कॉस एक्स डी एक्स। इक्वेशन 2। अब ऑप्शन दिख रही मुझे ऐड करने की, तो मैंने कहा ऐड 1 प्लस 2। आई प्लस आई आपका हुआ 2i विल बी इक्वल टू 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x dx। अब पहली चीज log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab। प्रॉपर्टी आपको log की ये पता होनी चाहिए, ये हम लोग बहुत यूज की है। मल्टीप्लीकेशन में तो ऐसे, और अगर ये ऐसे तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने इसे लिख दिया i इज इक्वल टू 1/2 0 से π/2 log sin x cos x dx। फिर अटक गए, अब क्या करें। अब यहां पे sin x cos x दिया है, अगर अंदर 2 होता तो ये sin 2x बन सकता था। देखो क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है sin x, मैं इधर कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं 2 लूं इधर तो ये क्या होगा, sin 2x बन जाएगा। तो मैंने इधर ही अंदर क्या किया, 1/2 0 से π/2। देखो इसीलिए मैंने कहा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, नहीं तो आप यहीं पर अटक जाओगे जब तक आप इसे, मैंने अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने डिवाइड भी किया इसे लाइक दिस। अब आपका जो ये 2 sin x cos x है ये क्या हो गया, sin 2x हो गया। तो आपने कहा i इज इक्वल टू 1/2 0 से π/2 log sin 2x अपॉन 2 dx। अब आपको पता है log a/b इज इक्वल टू log a माइनस log b होता है। तो यहां पे आपने लिख दिया i इज इक्वल टू 1/2 0 से π/2 log sin 2x माइन dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। देखो ये था a, ये है b, log a/b को log a माइनस log b। तो log a आपका हो गया ये और log b हो गया ये। i इज इक्वल टू 1/2 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस, देखो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, log 2 तो बाहर, dx का होगा x, तो ये आपने लिख दिया 0 से π/2 x
log 2 को बाहर ले लिया। तो अब आता है क्वेश्चन घूम फिर के इस पार्ट को इंटीग्रेट करने का। इसको मैंने ले लिया I1, क्योंकि अब इसे करना है इंटीग्रेट, तो मैंने कहा नाउ I1, देखो यहां तक ये 1/2 log sin 2x dx माइनस log 2 dx, log 2 बाहर, ये आपका इधर आ गया। इसे बाद में सॉल्व कर लेंगे, लिमिट डाल देंगे। पहले I1 को देखते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। जब मैंने इसे I1 को लिया 0 से π/2 log sin 2x dx। अब अगर अभी आप देखो, मेरा क्वेश्चन है 0 से π/2 log sin x dx। मेरा ये I1 जो है वो 0 से π/2 log sin 2x, x की जगह आपका 2x है, यहां पे 2x है। मैंने कहा क्या इसे 2x को मैं पहले x बनाने की कोशिश करूं, क्वेश्चन मार्क, तो मैंने कहा लेट 2x इज इक्वल टू t, log sin t बनेगा। तो आपने यहां पे कहा 2dx इज इक्वल टू dt, या dx हो गया आपका dt अपॉन 2। यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा जब x 0 है तो 2 इंटू 0 t भी 0 होगा। जब x आपका π/2 है तो t क्या हो जाएगा, 2 इंटू π/2 पाई आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है I1, आपने कहा देयरफॉर I1 विल बी इक्वल टू 0 से पाई, पहली चीज लिमिट चेंज की 0 से पाई, log sin t, 2x की जगह डाला log sin t, dx की जगह डाला dt 1/2, आपने ये डाल दिया। अब ये क्वेश्चन में क्वेश्चन तो चेंज हुआ, अब 0 से पाई log sin t dt हो गया, लेकिन मेरा तो लिमिट यहां पे 0 से π/2 है। अब sin t की जगह sin x है या sin 2 होगी, फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा f ऑफ x या f ऑफ, अच्छा अब एक और प्रॉपर्टी पहले लगा देते हैं। नाउ a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ टी डी टी। मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी बताई थी, जो कि पहली बार आप लगा रहे हो, वेरिएबल कोई भी अंदर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा देयरफॉर I1 इज इक्वल टू, यहां पे आपने कहा 1/2 एज इट इज 0 से पाई log sin t dt की जगह sin x dx लिख दिया। अब अंदर का आप देखोगे क्वेश्चन सेम आ गया, log sin x dx, इधर भी log sin x dx आ गया। अब बचता है 0 से पाई। अच्छा, अब हम लोग आगे सोचते क्या कर सकते हैं। देखो, अब फिर से कुछ नहीं बचता तो क्या लगाएंगे, हमने कहा f ऑफ x क्या है आपका, log sin x। अगर आप f ऑफ पाई माइनस एक्स करोगे, वो भी क्या होगा, log sin पाई माइनस एक्स, विच इज इक्वल टू log sin x। सेम आ गया। तो आपने कहा एज f ऑफ 2a, f ऑफ पाई माइनस एक्स is equal to f of x, therefore 0 से 2a fx dx will be equal to twice 0 से a fx dx। ये प्रॉपर्टी लगेगी। तो आपने कहा यहां पे ये जो पाई है ये क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो अब इधर से मैंने लिख दिया I1 इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज 2 0 से π/2। ये जो पाई था इसका आधा, एक 2 इधर लिखा, तो ये π/2 अंदर का सेम रहा log sin x dx। अब अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा ये वाला पार्ट आपका बिल्कुल सेम आ गया I के बराबर, 0 से π/2 log sin x dx। तो मैंने अब इसे लिख दिया, 2 से 2 काट दिया, I1 आपका बराबर हो गया I के। तो इधर I1 की जगह मेरा डल जाएगा यहां पे, इधर मेरा I1 की जगह I डल जाएगा। तो अब इधर डालते I। तो अब मैंने कहा क्वेश्चन में देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/2, यहां पे था I1, अभी डालेंगे माइनस, इधर अंदर क्या था आगे, log 2 π/2 0 माइनस log 2 0 से π/2 x। इसको उधर लिख देते हैं 2i इज इक्वल टू
I1 माइनस log 2 पाई बाय 2 माइनस 0। I1 की जगह क्या डाल दिया, I डाल दिया, तो 2i विल बी इक्वल टू I माइनस पाई बाय 2 log 2। अब ये I उधर गया, तो 2i माइनस आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log 2, या आपका 2i माइनस आई क्या होगा, आई विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log 2, या फिर आप इसी को लिख सकते हो आई विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 log, ये अगर आप माइनस को इधर ले जाओगे तो ये होगा 2 की पावर माइनस 1, जिसे मैं 1/2 लिख सकता हूं, तो i इज इक्वल टू पाई बाय 2 log 1/2। तो चाहे आप ये आंसर लिखो या आप ये आंसर लिखो, दोनों सेम है, दोनों एक्सेप्टेबल हैं और दोनों में आपको पूरे नंबर मिलेंगे, जब तक कि एमसीक्यू मैच नहीं करना, बट ये एमसीक्यू में नहीं आ सकता। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। हमने क्या क्या प्रॉपर्टी लगाई, देखो पहले मैंने लगाई a माइनस एक्स, दोनों को ऐड किया, फिर इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, log a इंटू बी, log a प्लस log b को log a भी लिखा, फिर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाया, फिर log a माइनस log b किया, उसके बाद इसे अलग से लेके आपने वेरिएबल की प्रॉपर्टी लगाई और f ऑफ 2a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई। तो टोटल आपने इसमें log की और इंटीग्रेशन की कम से कम 4 प्रॉपर्टी, log की इंटीग्रेशन की 4 प्रॉपर्टी, log की 2-3 प्रॉपर्टी सारी यूज करी है। दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल 28 से 34 ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये टॉपिक, ये लेक्चर डेफिनेट इंटीग्रेशन का विद प्रॉपर्टीज अब हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइजेस 7.8, देन 7.9, देन 7.10, और उसके बाद हम लोग कवर करेंगे मिसलेनियस। तो अब ये कॉन्सेप्ट वाइज ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, अब हम लोग खाली एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो आई होप बेटा ये आपको लेक्चर क्लियर हो, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जो स्टूडेंट्स नए आए हैं प्लीज मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेक्चर को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, अपने कमेंट्स लिखिए आपको कैसा लगा। अगर कोई प्रॉब्लम है व्हाट्सएप नंबर दिया, उस पर डाउट्स छोड़िए। आई होप मैं आपके को इंटीग्रेशन अच्छे से क्लियर कर पाया हूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 7.8 के साथ। ध्यान रखिए, टेक केयर बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करिए।